हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तब सरकार बना दी है आप, एकदम क्लीन स्वीप, सीधा विपक्ष खत्म, एनडीए की सरकार दोबारा वापस, है ना। तो सरकार बन चुका है। अब मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार थे, मुख्यमंत्री आज भी नीतीश कुमार हैं। तो सवाल यह है कि नीतीश कुमार जी के समय में जो नौकरियां अनाउंस की गई थी उसका एग्जाम कब होगा, और खास करके एईडीओ। अभी बिहार का कोई अगर प्राइम एग्जाम है नंबर 1 तो वो एईडीओ का एग्जाम है। और एईडीओ का एग्जाम कब होगा, एईडीओ के एग्जाम में आपको किस लेवल पे खुद को तैयार रखना है, ये सारी बातें करेंगे। आयोग के द्वारा जैन में जो जैन मंथ अनाउंस किया गया है ना, तो जैन में एग्जाम होगा कि नहीं, और अगर एग्जाम होगा जैन में तो हमारी तैयारी कहां तक पहुंची है, और नेक्स्ट 60 दिनों में 60 डेज, है ना, अगले 60 दिनों में हमारा टारगेट उस अचीवमेंट को छूने का होगा जहां से रिजल्ट आता है। सवाल है कैसे होगा, ये भी है। देखो, एग्जाम आपका जनवरी में हो जाएगा। कारण है इसका, ये सिर्फ कारण नहीं है कि सरकार कंटिन्यू है, कारण ये भी है कि अधिकारी उनको चाहिए। मैंने कई बार बोला है फरवरी मार्च अप्रैल नहीं जाएगा क्योंकि अधिकारी चाहिए। तो एग्जाम तो आपका जैन में होगा, और मीड जैन के बाद एग्जामिनेशन की संभावना है। आज 15 नवंबर है, आपके पास अभी टोटल अगर हम सेफ तरीके से देखें तो 60 डेज है आपके पास धूम मचाने के लिए, जितना जो कर सकते हो कर डालने के लिए। तो 60 दिनों का टारगेट है। एग्जाम जैन मंथ में हो रहा है, 2026 में आपकी एंट्री होगी, 2025 का 45 डेज आपके पास है। इसको अगर आपने बेहतर कर लिया तो 2026 में एक नौकरी तो आपकी पक्की है। और में जितना समय लग जाए, ये एक नौकरी है जो 2026 में 100% मिलेगा, ठीक है, 100% मिलेगा। तो यहां पे कहीं पे कुछ, क्योंकि एक ही एग्जाम, एक ही रिजल्ट और सीधा ज्वाइनिंग, तो यहां कोई इफ बट नहीं है, कोई केस और ये में फंसने का नहीं है, क्योंकि एक ही एग्जाम है, कहां जाएगा फंस के। तो 2026 में मुझे लगता है बिहार में ये शायद इकलौता, और जो भी हो इस तरह के एग्जामिनेशन में इकलौता एग्जाम होगा जो आपको नौकरी देगा। और 2026 में जिसमें नौकरी मिलेगी, आप 2025 से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये एक्सक्लूसिव 2026 में एग्जाम होगा और 2026 में ही आपको नौकरी हो जाएगी, वो भी स्टार्टिंग में। तो इतना तो बनता है ना कि 60 डेज हम पूरी तरीके से इस एग्जाम को डेडिकेटेड कर दें, कोई गलती कोई लापरवाही नहीं करें। और क्वालिफाइंग पेपर के अंदर आपका इंग्लिश और हिंदी है, इसको भी बिल्कुल हल्के में ना लें, क्योंकि अभी ऐसे कई बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बिल्कुल ही डब्बा गोल है। उसका क्वालिफाई तो करना है ना, और करना है, और इसके अंदर निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, हम लोग जितना समझ रहे हैं, जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन आयोग ने अभी तक कोई ऐसा स्टैंड क्लियर नहीं किया है कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है कि नहीं। आयोग के हिसाब से अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि आयोग ने कोई ऐसा मेंशन किया नहीं है और कोई ऑफिशियल ऐसा कोई नोटिस आया नहीं है। तो हम सेफ साइड लेके चलेंगे कि इसके अंदर भी निगेटिव मार्किंग, हम सेफ लेके चलेंगे ना, कि कोई ऐसा इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो बेहतर यह है कि हम ये लेके चलेंगे कि इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है, लेकिन है या नहीं है, एक कट ऑफ तो क्रॉस करना ही है ना, कि नहीं करना है। और ये जब करोगे नहीं तो अभी आप मैथ, रीजनिंग, जीएस, जीके जो भी कर रहे हैं वो पेपर ही आपका चेक नहीं होगा, और पेपर चेक नहीं हुआ तो कर क्या लोगे। और एक और बात बताते हैं, ऐसा नहीं होता कि पेपर चेक नहीं होता, इसको समझिए। ऐसा नहीं होता, पेपर आपका चेक हो जाता है, आपका रिजल्ट नहीं बनता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप मेंस लिखोगे ना, और पेपर जब आपका जाएगा तो वो अलग अलग डिवाइड हो जाता है, वो सब चेक होता है। ये कहते हैं कि यूपीएससी में आप इंग्लिश हिंदी क्वालिफाई नहीं करोगे तो पेपर चेक नहीं होगा, नहीं, पेपर चेक होगा आपका, पेपर चेक होगा, उसमें नहीं होता, क्योंकि वो पेज ऊपर का फटा पहुंच गया, आपने चेक वे कर लीजिए। लेकिन जब मार्किंग होती है ना, तो वो नंबर नहीं चढ़ेगा। जब देखा जाएगा इंग्लिश हिंदी में फेल, तो कहानी खत्म, तब आपका रिजल्ट ही नहीं आएगा, शो कर दिया जाएगा आपने क्वालिफाइंग पेपर को क्वालिफाई नहीं किया है। यही यहां पर भी होगा। ऐसा नहीं है कि आपका इंग्लिश हिंदी में क्वालिफाई नहीं करो तो पेपर चेक नहीं होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा उसके बारे में, सीधा लिख दिया जाएगा कि आपने इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया, इसी के कारण डिस्क्वालीफाई हो गए। क्लियर। अब एग्जाम तो आपका जैन में हो रहा है,
यहां पे जीएस का एक पोर्शन है, मैथ है और रीजनिंग है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी को अभी छोड़ दीजिए। ये जो तीनों सेक्शन है, अब आपके पास गिनती के 60 दिन बचे हैं। 60 डेज में आपको ये सारा कुछ कवर करना है। सवाल ये है कि जब 60 डेज में आप इसको कवर करने जाएंगे तो क्या आपका वही ट्रेडिशनल तरीका होगा इसको पढ़ने का? क्या आप उस ट्रेडिशनल तरीके से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं? क्या आपने अगर मान लो 1 महीना पहले से ही तैयारी की है और आपके पास 90 डेज ही मान लेते हैं हम कि आपके 90 डेज आपने तैयारी की, आपने 120 दिन ही तैयारी की, 2 नहीं तो 4 महीने, क्या इसमें एकदम ट्रेडिशनल तरीके से मैथ, रीजनिंग या जीएस को कवर किया जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। और एक चीज ध्यान रखिए कि जब कोई रूटीन आपके साथ शेयर किया जाता है, कोई तरीका बताया जाता है, उसके पीछे समय एक बड़ा फैक्टर होता है। जैसे यही बात अगर हम 1 साल पहले कर रहे होते तो ये बात नहीं करते जो आज कर रहे हैं, और यही 15 दिन 20 दिन के बाद ये भी नहीं करेंगे और भी शार्प तरीके में चले जाएंगे, क्योंकि हमें ये कोशिश हमेशा करनी होती है कि हमारे पास 20 दिन ही क्यों ना हो, हमारे पास 40 दिन ही क्यों ना हो, हम कुछ ऐसे तरीके इनोवेट करें या ऐसे तरीकों से पढ़े जिससे जितना ही कर रहे हैं ना वहां से रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए। हमारा अभी प्राइम टारगेट रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल हम अगर आपको जीएस के अंदर बोले कि आप बुक्स पढ़ो, तो क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकली किया जा सकता है? मोटी मोटी किताबें पढ़ी जा सकती है? एनसीईआरटी पढ़ा जा सकता है? इसका जवाब है नहीं। यहां आपको हर हाल में नोट्स ही पढ़ना है या लुसेंट जैसी किताबों को पढ़ना है। नोट्स इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ फैक्ट्स हैं, चीजों को कवर कर रहा है। लुसेंट क्यों पढ़ना है? क्योंकि यहां से आप बहुत आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं, मेमोराइज करने में आपको आसान होगा। साथ में आपको पीवाईक्यू करना है। अब आप कितना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बस इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे ज्यादा कुछ भी अगर आपको हम करवाने की कोशिश करें तो चीजें खराब हो जाएगी। हाँ, एक चीज सिर्फ ऐड करोगे और वो है वीडियो लेक्चर। किसी भी टीचर्स का, कोई भी टीचर का, किसी का भी वीडियो लेक्चर ऐड करेंगे। वीडियो लेक्चर इसलिए ऐड करेंगे कि वो उस टॉपिक को आपके लिए क्लियर करते हैं, तो उसके कारण तो ओवरऑल यहां पे हम बुक्स को हटाएंगे, ये नहीं चलेगा। ठीक उसी तरह से जब आप मैथ और रीजनिंग के अंदर आओगे तो यहां भी आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजों को चूज करना पड़ेगा। यहां आपको टॉपिक चूज करना है। देखो, जिसका मैथ और रीजनिंग पहले से ठीक है, उन्होंने तो एक बड़ा एज ले लिया है, बहुत बड़ी छलांग वो ऑलरेडी लगा चुके हैं, वो आपसे बहुत आगे हैं, ठीक है। तो आपको, अगर आप जीएस के मास्टर हैं तो जीएस में तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और ये काम मैथ रीजनिंग वाले करेंगे, उनका भी भला हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। मामला फंसेगा उनके लिए जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं है। जिनका अच्छा नहीं है वो अच्छा करने की कोशिश मत कीजिएगा। अच्छा करने की कोशिश करोगे चले जाओगे हवा खाने। 2 महीने में मैथ और रीजनिंग अच्छा नहीं होता है, ठीक है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है। देखो, आप अपने दिमाग को अगर सही मैसेज दोगे ना, कि सही मैसेज का मतलब, सही मैसेज ये देना है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे एग्जाम निकल जाए, हम मैथ को ऐसे पढ़े एग्जाम निकल जाए। आप ऐसे करोगे ना, दिमाग प्रोसेस करके ऐसे ऐसे आइडियाज ला देगा, जो मैथ सॉल्व करोगे उसको लेकर ऐसे ऐसे ट्रिक डेवलप कर देगा जो शायद आपके पहले किसी ने नहीं किया। वो आपका ट्रिक है, आप ही को समझ में आएगा और आप ही तक रह जाएगा। और ऐसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग के अंदर आप टॉपिक चूज कीजिए। किस तरह के टॉपिक? एक तो जो आसान भी हो, और दूसरा जो क्वेश्चन, जिससे क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, जैसे नंबर सिस्टम हो गया, एनालॉजी से हो गया, मेंसुरेशन से हो गया। तो कुछ ऐसे टॉपिक है मैथ और रीजनिंग के अंदर जहां से सवाल आएगा ही आएगा, नहीं आने का सवाल नहीं है। यहां पे क्या करना है आपको? यहां पे एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू पे प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू छोड़ देते हैं, पीवाईक्यू आते हैं। एसएससी आदि एग्जामिनेशन, बैंकिंग को छोड़ दीजिएगा, बैंकिंग में थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे रहता है। एसएससी लेवल के एग्जाम में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिसकी संभावना एईडीओ के अंदर है, उस तरह के सवालों पे जम के प्रैक्टिस करो। इसी तरह से कुछ प्रैक्टिस आपको यूपीएससी लेवल का भी करना पड़ेगा, कुछ प्रैक्टिस आपको यूपीपीएससी
के अंदर जो सीसेट होता है ना, उस लेवल पे करना है। तो यूपीएससी एंड यूपीपीएससी को इंक्लूड करते हुए आप एसएससी को लेके आ जाइए और यहां पे मैथ और रीजनिंग के सवालों को सॉल्व कीजिए। देखो यहां पर भी अगर आप ठीक से मैथ और रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करोगे ना, तो रीजनिंग में आप एज ले लेंगे। अभी आपके पास इतना समय है कि बहुत शार्पली अगर अपने पढ़ाई और समय को इन्वेस्ट करोगे, वहां से आपका आउटपुट आना तय है, कोई नहीं रोकेगा। रीजनिंग की बात जहां तक कर रहे हैं, तो रीजनिंग में आप यूपीएससी, यूपीपीएससी एंड एसएससी, इसका रीजनिंग जब सॉल्व कर लोगे ना, इतना करने के बाद रीजनिंग आपका नहीं छूटेगा। तो आप अब सोचिए कि मैथ और रीजनिंग के पेपर में आपने एक सेक्शन रीजनिंग का सेव कर लिया, अब रीजनिंग आपका हो गया सेफ और रीजनिंग हो जाएगा, रीजनिंग सेफ हो जाएगा। अगर ठीक से आपने मेहनत प्रैक्टिस कर ली ना एमसीक्यू पे, तो आपका रीजनिंग 100% सेफ होगा। मतलब 90 क्वेश्चन तो आप बना ही लोगे, 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो लगभग आपने आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया। मैथ में दिक्कत हो सकती है, तो मैथ्स के वो सवाल जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, जैसे मान लो रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो इजी भी होते हैं। तो ऐसे टॉपिक को आप दूर हटाइए, निकालिए, और ये हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग वेरी करेगा, ध्यान रखना, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करेगा। तो उन टॉपिक को आप बाहर निकालो और बाहर निकाल के उस पर फिर प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस दो तरीके से करना, मैथ और रीजनिंग को ठीक करना है ना, तो आपका प्रैक्टिस दो तरीके से होना चाहिए। कैसे? एमसीक्यू और पीवाईक्यू तो करोगे ही, यहां पे जो ऑप्शन होता है ना, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर डिराइव करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो कीजिए, लेकिन जब क्वेश्चन का आंसर आ जाए, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर आ गया, और जो आंसर आया ना, फिर उसके बाद दोबारा उल्टा दिमाग लगाओ कि इस तरह के क्वेश्चंस में ऐसे आंसर आ रहे हैं, ठीक है, तो क्यों आ रहे हैं? ऐसा 5-10 सवाल में जब करोगे ना, तो कई बार क्या होगा, आप अगर फंस भी रहे होगे, मान लो आपने बनाना सॉल्व शुरू किया और कहीं ना कहीं बीच में अटक रहे हैं, तो जब ऑप्शंस को देखकर उसमें प्रैक्टिस करने की आदत हो जाएगी ना, तो जब अगर बीच में अटक भी जाओगे, देखिएगा अच्छा इसमें यही होना चाहिए, और वही होगा, और वही होगा। समझ में आ रहा है? वही 100% होगा। ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम मैथ के एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसलिए जरूर कह रहे हैं कि मेरा मैथ खराब होने के बाद भी हमने सीसेट को बहुत इजीली क्वालिफाई किया था, और वो भी जब क्वालिफाइंग पेपर नहीं था तब, ठीक है, वो इसके कारण हुआ था, वो बस इसी कारण हुआ था कि जो प्रैक्टिस था उसमें हमको पता था कि हमें ऑप्शन से आंसर खींच लेना है। तो आप सॉल्व कीजिए, ऑप्शन पे आइए, आपको आंसर मिल गया। ये करोगे ना, तो ये अगर 10 बार, 20 बार, 25 बार कर लोगे, तो आपको ध्यान आने लगा, अच्छा इस तरह के सवाल में अगर ये आंकड़ा आ रहा है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्स यही आएगा। ये एकदम बनना शुरू हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चों ने ये काम किया है। तो इस तरह से आप मैथ्स के भी बहुत सारे सेक्शन को कवर कर लेंगे। आप रीजनिंग अगर ठीक कर लेते हो, जो हो जाएगा, और मैथ्स को 25-30% तक भी लेके जाते हो, तो जीके जीएस में अगर जान लगा दिए, तो रिजल्ट आपका है। सवाल है कि कितने परसेंट के आसपास आपको तैयारी, तो एक तरह से एक मोटा मोटी अंदाजा लगाना तो पड़ेगा ना कि किस लेवल पे कट ऑफ जा सकता है। देखो अभी जिस तरीके से आपका ये एक एग्जाम है, इसके बाद नौकरी है, तो इसमें आपको एक चीज हमेशा से कुछ कड़वा है, लेकिन याद रखना है कि ऐसे बच्चे ट्राई करेंगे, करने वाले हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो बिहार आना चाहते हैं, और जिनके वो जो और किसी और जॉब में भी हैं, वो अधिकारी बनना चाहते हैं आयोग के थ्रू, तो वो पूरा जान लगा दिए हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑलरेडी इंजीनियरिंग करके अच्छी अच्छी जगह पे पैसे कमा रहे हैं, यहां सैलरी कम है, लेकिन वो भी आना चाहते हैं जिनका मैथ रीजनिंग बहुत अच्छा है। तो वैसी स्थिति में आपके पास सामने चुनौती है। इन चुनौतियों में आपको टारगेट जो रखना है वो 70% प्लस का रखना है, कम से कम 70% प्लस का टारगेट रखिए। देखो मेरा मानना, अगर हम कहें तो 75% से लेकर 80% का टारगेट आपको रखना होगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, समझ में आ रहा है, नेगेटिव मार्किंग है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा असर नहीं करेगा। उनको जो इसके अंदर एक्सपर्ट है वो तो एकदम धनाधन मारेंगे। जीएस के अंदर उनको दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी, उनको थोड़े ज्यादा होगी। यहां पे उनको बहुत फायदा होगा, आपको हो सकता है कम फायदा हो जाए,
क्योंकि आप उस लेवल पे मंजे हुए नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अभी समय है, कर लीजिए और टारगेट ये लेके चलिए 70% से नीचे तो जाना नहीं है, रिजल्ट नहीं आ रहा। टारगेट आपको 75 to 80% का रखना है ताकि एकदम सेफ हो जाए एक जॉब। तो इतना टारगेट लेके चलोगे तो नौकरी सेफ हो जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हो ना, यहां पे सीधी लड़ाई दो तरह के स्टूडेंट्स के बीच में है। एक जो कोर सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, एक जो एसएससी रेलवे टाइप के एग्जाम देते हैं। जो एसएससी रेलवे टाइप का एग्जाम देते हैं वो यहां एज लेंगे, वहां इनको वहां फायदा होना ही होना है। अब इनको यहां फायदा होगा तो वो जीएस में फंसेंगे, और फंस रहे हैं। क्लासेस के अंदर जो इस तरह के बच्चे हैं वो जीएस में फंस रहे हैं, जहां कॉन्सेप्ट का सवाल आ रहा है, जहां ऐसे सवाल आ रहे हैं जो सामान्यतः जीएस के अंदर अलग अलग तरह के एसएससी टाइप के एग्जामिनेशन में उसके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद वहां पे बच्चे फंस रहे हैं बुरी तरह, इवन मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी अच्छे से फंस रही है, हम आपको बता रहे हैं। तो वो एक कैटेगरी है। एक कैटेगरी की जिनका जीएस पे मास्टर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, यहां फंस रहे हैं। तो ये जो एईडीओ के बीच में लड़ाई है ना, वो बेसिकली दो कैटेगरियों के बच्चों के बीच की लड़ाई है। अब यहां पे अगर आप मध्यम मार्ग, बैलेंस अप्रोच के साथ चलोगे तब तो एग्जाम निकाल लोगे। और अगर कोई ये सोचेगा कि हम मैथ और रीजनिंग के दम पे निकालेंगे, नहीं निकलेगा। कोई ये सोचेगा हम जीएस के दम पे निकालेंगे, नहीं निकलेगा। आपको अपने एक जो आपका मजबूत हिस्सा है उसमें तो एक्सपर्ट बनो, लेकिन जो दूसरा सेक्शन है उसमें भी आपको कम से कम मीडियोकर तो बनना ही है, मध्यम मार्गी तो बनना ही है। उतना उस लेवल पे तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप सोचो कि उसके दम पे खींचेंगे, नहीं, ये गलत फहमी मत रहिए। ठीक है, तो ये सब कीजिए। और टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि इस एग्जाम को सही तरीके से प्लान करके निकाला जा सकता है। ठीक है, किसी को कुछ और पूछना है तो बताइए, कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई किया जाएगा।